हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। व्यक्तित्व चैप्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने इससे पहले बुद्धि पढ़कर खत्म किया। आज हम शुरू कर रहे हैं पर्सनालिटी। व्यक्तित्व या पर्सनालिटी, इसकी बात करें तो ये जो शब्द है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से, और इस पर्सोना का अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। नकाब या मुखौटा, जिसे हम नकली चेहरा भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि अब नाटक में जो अभिनय करता होता है वो किसी का अभिनय करता है। जिस व्यक्ति का वो अभिनय करता है उससे संबंधित वो नकली चेहरा लगा लेता है। मान लो यदि रामायण का नाटक चल रहा हो, रामायण आपके सामने आपको देखने को मिल रही है, तो उसमें जो राम जी का जो अभिनय करेगा वो राम जी का नकली चेहरा पहनेगा। यानी वो राम जी नहीं है, भगवान श्री राम नहीं होते हुए भी क्या कर रहा है, उनके जैसी पर्सनालिटी दिखा रहा है, उनके जैसा व्यक्तित्व दिखा रहा है। क्या करके? उनका मुखौटा पहनकर, उनका नकाब पहनकर। यानी नकाब का अर्थ होता है नकली चेहरा, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। और ये जो शब्द है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। अब ये जो शब्द है पर्सोना शब्द, इसको सर्वप्रथम सिसरो नाम के व्यक्ति ने दिया था। सिसरो ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये एक नाटककार है यूनान का नाटक का। पहले यूनान में क्या होता था कि वहाँ पर नाटक प्रचलित थे, यानी नाटक किए जाते थे। और ऐसा माना जाता था कि जिस व्यक्ति ने जिसका अभिनय किया है उसका व्यक्तित्व उसी रूप में मान लिया जाता था। मान लो किसी ने नाटक में हनुमान जी का अभिनय किया और हनुमान जी का नकली चेहरा लगाया, तो जो उसकी पर्सनालिटी मानी जाती थी वो हनुमान जी के नाम से पहचानी जाती थी। समझ रहे होंगे आप कि यूनान में नाटक किए जाते थे, अभिनय किए जाते थे पहले। वहाँ पर जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का अभिनय करता उसकी पर्सनालिटी सेम वैसे ही मान ली जाती थी। ठीक है, यानी पहले जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण होता या व्यक्तित्व का आधार जो था पहले, वो था नकली चेहरा, या मैं कह सकती हूँ कि बाहरी वेशभूषा। आपने बाहर से अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आप दिखने में सुंदर दिख रहे हो, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है बाहर से, अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, केवल बाहर से आप अच्छे दिख रहे हो, तो पहले ये मान लिया जाता था कि ये जो व्यक्ति है इसका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है। यानी हम जो व्यक्तित्व पढ़ेंगे वो दो आधार पर पढ़ेंगे। देखो, सिसरो ने ये शब्द दिया, इसलिए सिसरो को व्यक्तित्व का जनक कहा जाता है। व्यक्तित्व का जनक कौन हो जाएगा? सिसरो। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। सिसरो ये एक नाटककार है जो यूनान में नाटक किया करता था। हम व्यक्तित्व दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक प्राचीन काल के आधार पर पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे आधुनिक काल के आधार पर। देखो, प्राचीन काल में जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण होता था वो केवल बाह्य आधार पर होता था। बाह्य आधार, या मैं कह सकती हूँ कि बाह्य गुणों के आधार पर। अब बाह्य गुणों में क्या? आपकी वेशभूषा, पहनावा, आपकी वेशभूषा, पहनावा और शरीर रचना। समझ रहे होंगे आप कि बाह्य गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता था प्राचीन काल में। बाह्य गुण, आपने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं। शरीर रचना, आपका शरीर सुडौल है, स्मार्ट आप दिख रहे हैं, तो क्या मान लिया जाता था कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत बढ़िया है। जबकि आधुनिक समय में जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण होता है वो बाह्य प्लस आंतरिक गुणों के आधार पर होता है। बाह्य प्लस आंतरिक गुणों के आधार पर। इसका मतलब है कि आप में बाहर से भी आप कपड़े भी अपने अच्छे पहन रखे हो, यानी आपकी वेशभूषा भी अच्छी होनी चाहिए, शरीर भी आपका अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ में आप में आंतरिक गुण भी होने चाहिए, है ना।
ऐसा नहीं है कि बाहर से आप स्मार्ट दिख रहे हो, अच्छे कपड़े पहन लिए, सूट बूट पहन लिया तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। आधुनिक समय में जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण होता है वो दोनों ही आधार पर होता है। किस आधार पर? शरीर रचना प्लस गुणों के आधार पर। और गुण कहाँ रहते हैं? अंदर, यानी बाह्य प्लस आंतरिक, दोनों ही गुणों के आधार पर आपका आधुनिक समय में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखो, व्यक्तित्व, एक ये शब्द है व्यक्तित्व, हमने इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा व्यक्ति प्लस तत्व। अब देखो, व्यक्ति में कुछ तत्व होते हैं, कुछ कारक होते हैं, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो ये जो व्यक्तित्व हैं ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक प्लस नकारात्मक, यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है उसमें सारी ही क्वालिटी अच्छी हो, सब उसमें गुण ही गुण हो, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दोष न हो, दोष भी होता है उसमें, यानी उसमें सकारात्मक गुण भी हो सकते हैं और नकारात्मक गुण भी हो सकते हैं। तो सकारात्मक तथा नकारात्मक तत्वों के योग को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। अच्छे गुणों के तथा बुरे गुणों के योग को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। अब देखो, जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है ना, वो वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं है, ये गुणनफल है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत सी बार कि जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण होता है या व्यक्तित्व का आधार क्या है। तो जो व्यक्तित्व बनता है हमारा वो वंशानुक्रम इनटू वातावरण। वंशानुक्रम क्या है? व्यक्तित्व क्या है? वंशानुक्रम गुणनफल वातावरण, यानी वातावरण तथा वंशानुक्रम का गुणनफल क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर योग नहीं आएगा, गुणनफल आएगा, यानी आधे गुण यहाँ से और आधे गुण वातावरण से। दोनों ही वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों ही व्यक्तित्व के विकास में अंतःक्रिया करते हैं, यानी समान भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे हम चलें तो व्यक्तित्व के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो वो परिभाषाएं हम देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा आती है वाटसन की, और वाटसन ने कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब क्या है? हमारा व्यक्तित्व है। पहली परिभाषा है वाटसन। वाटसन कौन है? व्यवहारवाद के जनक। हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। वाटसन ने कहा कि हम सुबह से शाम तक जो भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया में हमारा जो व्यवहार दिखाई देता है वो सारा ही हमारा व्यक्तित्व है। यानी उनका कहना है कि आप जो भी कार्य करो वो सारे अपने व्यक्तित्व पर आधारित करोगे, ये वाटसन ने कहा। नेक्स्ट परिभाषा है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड वो जिन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, बुद्धि में हमने पढ़ा था। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों का समन्वित रूप है। क्या कहा गिलफोर्ड ने? कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का क्या है? समन्वित रूप है। ऐसी बात करी इन्होंने, गुणों का समन्वित रूप है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति में जितने भी गुण हैं उन सबको यदि इकट्ठा कर दिया जाए, समन्वित कर दिया जाए, तो उनसे जो बनेगा वो ही उसका क्या है? व्यक्तित्व है। नेक्स्ट परिभाषा है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। ऐसा कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। देखो गिलफोर्ड जी ने क्या कहा कि गुणों को इकट्ठा करना, गुणों को समन्वित करना व्यक्तित्व है, जबकि वुडवर्थ ने कहा कि व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता, यानी उसके व्यवहार में आपको जो जो भी गुण दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या है? उसके व्यक्तित्व पर आधारित है। नेक्स्ट परिभाषा है
वैलेंटाइन ने कहा कि जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग व्यक्तित्व कहलाता है। जन्मजात प्लस अर्जित प्रवृत्तियों का योग। देखो इन्होंने वंशानुक्रम की बात भी कर दी। जन्मजात जो जन्म से हमारे साथ में आई है, और अर्जित जो हमने वातावरण से अर्जित की है। यानी इन्होंने कौन कौन सी बात कर दी? वंशानुक्रम तथा वातावरण, दोनों की ही बात किसने कर दी? वैलेंटाइन ने। इन्होंने कहा कि जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियां जो हमने जन्म से भी अर्जित की है और वातावरण से भी, उन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो वो जो बनेगा वो हमारा व्यक्तित्व है, ऐसा वैलेंटाइन का कहना है। नेक्स्ट परिभाषा है बोरिंग की। बोरिंग, इन्होंने कहा कि वातावरण के साथ स्थायी समायोजन ही अनुकूल व्यक्तित्व है। वातावरण के साथ स्थायी समायोजन। बोरिंग एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा कि वातावरण के साथ स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। इनका कहने का मतलब है कि आप जो नए वातावरण में यदि एडजस्टमेंट कर लेते हो तो वो अपने व्यक्तित्व के कारण कर पाते हो। नेक्स्ट परिभाषा है आलपोर्ट की। आलपोर्ट की परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो परिभाषा दी है वो आधुनिक काल के आधार पर दी है। और आधुनिक काल हमें क्या कहता है व्यक्तित्व मापन का, कि जो इसमें व्यक्तित्व का वर्गीकरण होगा वो दो आधार पर होगा। यानी उसमें बाह्य गुण भी होना चाहिए और आंतरिक गुण भी होना चाहिए। आंतरिक प्लस बाह्य दोनों आधारों पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो आलपोर्ट ने किया है। और इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। देखो एक ही शब्द याद रखना, उन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। पूरी व्यक्तित्व की परिभाषा दे दी इन्होंने। यहाँ पर एक शब्द दे दिया मनोदेहिक, कहा कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गुणों का। अब देखो इसको यदि हम तोड़ेंगे मनोदेहिक को तो ये टूटेगा मन और देह, यानी दो शब्द आ गए इसमें, मन और देह। यदि हम ध्यान से देखें तो मन कहाँ पर होता है? अंदर होता है, यानी इन्होंने कहा कि बात कर दी आंतरिक। देह शरीर यानी बाहर की। इन्होंने देखो अपनी परिभाषा में पूरी की पूरी दोनों गुणों को दे दिया, आंतरिक प्लस बाह्य। और जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण आधुनिक आधार पर होता है वो इसी आधार पर होता है, आंतरिक प्लस बाह्य। और आलपोर्ट जी की परिभाषा में भी हमें यही शब्द मिलता है, मनोदेहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। यानी उसके पास आंतरिक गुण भी होने चाहिए और बाहरी उसका जो शरीर है, पहनावा है, वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो वातावरण के साथ क्या कर सके? एडजस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो इनकी जो परिभाषा है वो हमें सबसे ज़्यादा याद रखनी है। और याद भी कैसे रखनी है? एक शब्द दिया मन और देह, यानी अंदर की भी बात करी और बाहर की भी, यानी पूरे आल पार्ट की बात कर दी। आल पार्ट का मतलब संपूर्ण भागों की बात कर दी, और नाम भी हमें क्या मिल रहा है? आल पार्ट। आल पार्ट की बात किसने करी? आल पार्ट ने करी। ठीक है, पहली परिभाषा में क्या कहा गया कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये तो हम याद रख लेंगे कि वाटसन ने कहा कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। और गिलफोर्ड ने क्या कहा कि गुणों का समन्वित रूप व्यक्तित्व है। यानी हमें जितने भी गुण हैं उन सबको यदि समन्वित कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व। देखो यहाँ से याद कर सकते हैं हम कि गुणों की बात किसने करी? गिलफोर्ड ने। ग से गुणों की बात गिलफोर्ड ने करी। यहाँ भी ग आ रहा है और यहाँ भी ग, याद रह जाएगा हमें। नेक्स्ट है वुडवर्थ ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। देखो इन्होंने व्यवहार की बात करी है, जबकि ऊपर वाले ने गुणों की बात करी।
तो यहाँ देखना व से व्यवहार की बात किसने करी, व से वुडवर्थ ने, याद रह जाएगा, एक ही शब्द याद रखना है, व से व्यवहार और व से वुडवर्थ, ऊपर ग से गुण और ग से गिलफोर्ड। नेक्स्ट परिभाषा है वैलेंटाइन, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का। वैलेंटाइन ने क्या किया कि जन्म की भी बात कर दी और वातावरण की, यानी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की ही बात किसने कर दी, वैलेंटाइन ने कर दी। नेक्स्ट परिभाषा है बोरिंग। अब देखो बोरिंग ने क्या कहा कि वातावरण के साथ स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। देखो कैसे याद कर सकते हम कि जब हम किसी नए वातावरण में जाते हैं तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं सारी हमारे लिए नई होती है, और यदि हम उन परिस्थितियों में समायोजन नहीं कर पाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या होते हैं, बोर होते हैं। और देखो दिया भी किसने है, बोरिंग ने दिया है ना। नई परिस्थितियों में हम जब एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, बोरिंग महसूस होता है, और नाम भी हमें क्या मिलता है, बोरिंग। ठीक है। और आलपाट, मनोदेहिक की बात तो किसने करी, आलपाट ने, ये तो हमें याद होगी। ठीक है, सारी परिभाषाएं हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और किस किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले हम पढ़ेंगे भगवत गीता के आधार पर, या मैं कह सकती हूँ भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। यानी सबसे पहला वर्गीकरण होगा हमारा भगवत गीता के आधार पर। इसी को कहते हैं भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। भारतीय यानी भगवत गीता में व्यक्तित्व के कितने वर्गीकरण किए गए हैं या व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो भगवत गीता में व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सतोगुणी, इसी को हम कहते हैं सात्विक। दूसरा बताया रजोगुणी, और तीसरा बताया तमोगुणी। रजोगुणी को राजिक तथा तमोगुणी को तामसिक कहा जाता है। रजोगुणी को राजिक और तमोगुणी को तामसिक। अब देखो भगवत गीता में व्यक्तित्व के 3 वर्गीकरण किए, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तीनों में क्या होता है कि पहला जो वर्गीकरण है सतोगुणी, इस वर्गीकरण वाले व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, सतोगुणी, वो जो रहेगा सत्य व धर्म में विश्वास करेगा। यानी वो केवल किसको मानेगा कि सत्य को और धर्म को। भगवान ही सब कुछ है, धर्म ही सब कुछ है, सत्य ही सब कुछ है। यानी उसका विश्वास किसमें है, सत्य व धर्म में। ये जो व्यक्ति है सत्य प्रधान है, धर्म प्रधान है। जबकि रजोगुणी वाला जो व्यक्तित्व होता है वो केवल कर्म में विश्वास करता है। कर्म करते जाओ, न कोई धर्म होता है न कोई भगवान होता है, केवल मेहनत करते जाओ, कर्म करते जाओ। यानी रजोगुणी वाला व्यक्ति क्या करेगा, कर्म प्रधान होगा, कर्म में विश्वास करेगा। ठीक है। जबकि तीसरा जो व्यक्तित्व है तमोगुणी या तामसिक, ये जो व्यक्ति होता है बिना कर्म किए फल की इच्छा करता है। यानी काय में विश्वास करता है, फल में विश्वास करता है। ये सोचता है कि मुझे बैठे बैठे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए, सारे सुख मुझे मिल जाए बिना काम किए, है ना। तीनों में अंतर, पहला सत्वगुणी सत्य व धर्म में विश्वास, रजोगुणी कर्म में विश्वास करेगा, और तामसिक जो तमोगुणी होता है वो केवल कर्म किए बिना फल की इच्छा करेगा। ये जो व्यक्ति होता है सुख प्रदान होता है। तामसिक व्यक्ति सुख प्रदान होता है, उसे सुख चाहिए, चाहे वो कैसे भी मिलो। दूसरों को दुख दे सकता है वो, लेकिन उसे क्या चाहिए, सुख चाहिए। कौन से व्यक्ति को, तामसिक, जो राक्षस प्रवृत्ति वाले रहते हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर या भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। नेक्स्ट जो वर्गीकरण आता है वो आता है कार्ल जुंग के आधार पर। मनोवैज्ञानिक का नाम है कार्ल
जुंग, या इनको युंग भी कहते हैं, कार्ल जुंग या युंग। इन्होंने व्यक्तित्व का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया। व्यक्तित्व के इन्होंने 3 प्रकार बताए। पहला बताया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक बताया इन्होंने उभयमुखी। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 3 वर्गीकरण किए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी। और ये जो कहते हैं, देखो अंतर्मुखी में ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, यानी उन्हें किसी के साथ रहना पसंद नहीं है, भीड़ में रहना उन्हें पसंद नहीं है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं और दिन भर सोचा करते हैं ना, संकोची स्वभाव के होते हैं, दिन रात पढ़ाई में मन लगाया करते हैं ना, किसी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते। ये जो यानी जो क्या होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, आत्मचिंतन होते हैं, स्वयं में चिंतन किया करते हैं, शर्मीले होते हैं और निराशावादी होते हैं, है ना। इन व्यक्तियों की विशेषता बताई कि ये व्यक्ति कैसे होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, है ना, एकांत में रहना इन्हें पसंद है, संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं, आत्मचिंतक होते हैं और निराशावादी होते हैं। सब हमेशा सोचते रहते हैं अब क्या होगा, है ना, हे भगवान अब क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो अब क्या होगा, यानी क्या होते हैं, आशा नहीं रहती, इन्हें निराशावादी रहते हैं। और सामाजिक कार्यों में ये रुचि नहीं लेते, समाज में जो भी गतिविधियां होती हैं इनको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, यानी सामाजिक कार्यों में क्या होते हैं, ये रुचि नहीं लेते, सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते। ये इन व्यक्तियों की विशेषता है। कौन से व्यक्तियों की, जो अंतर्मुखी होते हैं, उन व्यक्तियों की विशेषता है कि ये संकालु होते हैं, सदैव संदेह करते रहते हैं, मुझसे होगा कि नहीं होगा, यानी संदेह ही ये होते हैं, संदेह करने वाले, और आत्मचिंतक होते हैं, निराशावादी होते हैं। जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता बताई कार्ल जुंग ने कि ये व्यक्ति ज़्यादा बोलने वाले होते हैं ना, एकांत में रहना इन्हें पसंद नहीं है, सभी के साथ मेलजोल बना के रखते हैं, सामाजिक कार्य, समाज में जो गतिविधियां होती हैं उनमें भाग लेते हैं, बहुत बोलते हैं, है ना, और इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत अच्छा होता है, यानी वे व्यावहारिक होते हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार बना लेते हैं, हंसमुख होते हैं, सदा हंसते रहते हैं, आशावादी होते हैं, आशावादी। जबकि अंतर्मुखी क्या होते हैं, निराशावादी, यानी मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये सोचते ही नहीं है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, आशा रखते हैं कि यदि मैंने पढ़ाई की है तो अच्छे से मैं पास होऊंगा, यानी ये इनमें क्या रहती है, आशा, जबकि अंतर्मुखी में क्या रहती है, निराशा। ठीक है, तो इनकी जो विशेषता हो जाएगी वो पहली हो जाएगी आशावादी, वाचाल, बहुत बोलने वाले, ठीक है, ये कम बोलने वाले होते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा कम बोलने वाले, और ये ज़्यादा बोलने वाले, वाचाल होते हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले, सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि होती है, और हंसमुख होते हैं, ये हंसमुख होते हैं, व्यावहारिक होते हैं, व्यवहार अच्छा होता है इनका, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वाले व्यक्ति होते हैं, ये राजनेता बनते हैं, राजनेता, व्यापारी तथा एक वकील को भी इन्होंने कहाँ रखा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व में। एक राजनेता, व्यापारी, वकील तथा आंदोलनकारी जो होता है, आंदोलनकारी या क्रांतिकारी, उन सबका जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। और अंतर्मुखी में इन्होंने बताया कि एक लेखक जो होता है वो अंतर्मुखी होता है, साथ ही साथ में वैज्ञानिक, गणितज्ञ तथा एक दार्शनिक। देखो किस किस को बताया, लेखक को कैसा बताया, अंतर्मुखी, वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक, इन सबको क्या बताया, अंतर्मुखी, क्योंकि एक लेखक भी एकांत में जाकर ही अपनी रचनाएं लिखता है, वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक ये भी एकांत में ही कार्य करना पसंद करते हैं। जबकि राजनेता ये सब सामाजिक कार्यों में सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं,
जबकि अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, यानी कैसे होते हैं, व्यावहारिक होते हैं। तो राजनेता, व्यापारी, वकील और आंदोलनकारी, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है। अब उभयमुखी में इन्होंने बताया, उभय का मतलब होता है दोनों, यानी जिस व्यक्ति में अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाता है उभयमुखी। जैसे एक व्यक्ति है जो एकांत में कार्य करना पसंद करता है लेकिन बहुत बोलता है, यानी क्या हो गया, कार्य तो अकेले करना पसंद करता है वो, लेकिन बोलता बहुत है, सभी के साथ मेलजोल रखता है। अकेले कार्य करना यानी अंतर्मुखी, और सभी से बातें करना, बहुत बोलना यानी बहिर्मुखी, यानी उसमें कौन से गुण हैं, उभयमुखी के गुण हैं, अंतर्मुखी भी है वो और बहिर्मुखी भी है। यानी उभयमुखी में क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी प्लस बहिर्मुखी दोनों के गुण हो जाएंगे उभयमुखी। ठीक है, ये कोल जुंग का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट वर्गीकरण की हम बात करें तो वो आता है समाज शास्त्रीय आधार पर। तीसरा वर्गीकरण आता है समाज शास्त्रीय आधार पर। समाजशास्त्रीय आधार पर यदि व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करें तो ये दिया है स्प्रेंगर ने। स्प्रेंगर एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और इन्होंने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए, यानी व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में। सबसे पहला प्रकार बताया आर्थिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व। दूसरा बताया इन्होंने राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व। इससे पहले एक और आएगा सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व। वैसे क्रम से याद नहीं करना इनको, पर एक ट्रिक बनाएंगे इसलिए हम क्रम से लिख रहे हैं। आर्थिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, तीसरा है राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, चौथा है धार्मिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, पांचवा है सैद्धांतिक व्यक्तित्व, सैद्धांतिक, और छठा बताया इन्होंने सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व, सौंदर्यात्मक, या इसी को कहते हैं कलात्मक व्यक्तित्व। ठीक है, यानी समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का जो स्प्रेंगर ने वर्गीकरण किया उसमें व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। सबसे पहला बताया आर्थिक व्यक्तित्व, फिर बताया सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैद्धांतिक और सौंदर्यात्मक। इन सबको, इनमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का कौन सा वर्गीकरण नहीं बताया, तो 3 कोल्ड जिंग के दे देंगे आपको, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक व्यक्तित्व। और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्प्रेंगर का है, तो आपको कौन सा लगाना है, सामाजिक। तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाएगी कि कौन कौन से स्प्रेंगर ने दिए हैं। तो एक ट्रिक है, आशा राधा से सुंदर है, आशा राधा से सुंदर है। ये इन वर्गीकरणों को याद करने की एक ट्रिक है। तो देखो, आज से क्या हो जाएगा, आर्थिक व्यक्तित्व, शा से क्या हो जाएगा, सामाजिक व्यक्तित्व, रा से राजनीतिक व्यक्तित्व, धा से धार्मिक व्यक्तित्व, से हो जाएगा सैद्धांतिक व्यक्तित्व और सुंदर से हो जाएगा सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व। ठीक है, क्रम से हमने याद कर लिया, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब देखो, ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस वर्गीकरण में आएगा, तो पहला जो वर्गीकरण है हमारा आर्थिक व्यक्तित्व। इसमें जो व्यक्ति आते हैं उनको केवल क्या चाहिए, धन और समृद्धि चाहिए। जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा है, आर्थिक है, उनको केवल क्या चाहिए, धन चाहिए, समृद्धि चाहिए, धन दौलत से उनको मतलब रहता है। और ऐसे व्यक्ति कौन हो जाएंगे, एक व्यापारी,
दुकानदार और उद्योगपति, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो आर्थिक व्यक्तित्व होता है। इनको काय से मतलब है? धन और समृद्धि से मतलब है। दूसरा जो व्यक्तित्व आता है सामाजिक व्यक्तित्व, जो समाज सेवक होते हैं, जो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, समाज के लोगों की हेल्प करते हैं, उनमें जो व्यक्तित्व होता है वो सामाजिक व्यक्तित्व होता है। और इनमें जो व्यक्ति आता है वो आता है एक समाज सेवक, समाज सेवक। इसमें जो व्यक्तित्व होता है वो कौन सा होता है? सामाजिक व्यक्तित्व। नेक्स्ट आता है राजनीतिक व्यक्तित्व। जो व्यक्ति राजनीति से संबंध रखते हैं उनमें कौन सा व्यक्तित्व हो जाएगा? राजनीतिक। तो इसमें कौन आ जाएगा? एक राजनेता या मंत्री। राजनेता मंत्री किस में आ जाएंगे? राजनीतिक व्यक्तित्व में। जबकि धार्मिक व्यक्तित्व में बताया गया कि जो व्यक्ति केवल धर्म से जिसको मतलब रहता है, जिसका सब कुछ क्या हो? सत्य और धर्म। और इसमें कौन आएगा? एक संत पुजारी। संत और पुजारी, इनको केवल धर्म से मतलब रहता है और किसी से, भौतिक संसार से कोई मतलब नहीं रहता। इनका जो व्यक्तित्व होगा वो कौन सा होगा? धार्मिक व्यक्तित्व। जबकि सैद्धांतिक व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति जो सिद्धांतों को बहुत मानते हैं, दार्शनिक, कवि और लेखक। सैद्धांतिक व्यक्तित्व में आ जाएगा दार्शनिक, कवि और लेखक। ये तीनों ही अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के होते हैं ना। सौंदर्यात्मक कलात्मक व्यक्तित्व, यानी जो कलाएं जानता हो, जो सौंदर्यपूर्ण वस्तुएं बनाना जानता हो, या कह सकते हैं कि जो कला प्रिय हो, उनमें जो व्यक्तित्व होगा वो कलात्मक या सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व होगा। तो इसमें जो आएगा वो आएगा एक कलाकार, कलाकार, मूर्तिकार, चित्रकार। कलाकार, मूर्तिकार और चित्रकार, इनमें जो व्यक्तित्व होता है वो एक सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व होता है। ठीक है, अच्छे से हमने याद कर लिया। पहली ट्रिक क्या है? आशा राधा से सुंदर है। आर्थिक व्यक्तित्व में जो व्यक्ति आएंगे धन और समृद्धि से जिनको मतलब रहेगा। सामाजिक व्यक्तित्व, समाज से मेलझोल जो रखेंगे। राजनीतिक, जिनका केवल किससे मतलब रहेगा? राजनीति से। धार्मिक व्यक्तित्व, जिनका धर्म प्रधान होता है, सत्य और धर्म ही जिनके लिए प्रधान होता है, संत और पुजारी के लिए। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, जो सिद्धांतों को बहुत मानते हैं, दार्शनिक, कवि और लेखक। और जो कला प्रिय होते हैं, जो अलग अलग कलाएं जानते हैं, उनमें जो व्यक्तित्व होगा वो सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व होगा। और इसमें आएगा एक कलाकार, मूर्तिकार और चित्रकार। ये व्यक्तित्व का हमने तीसरा वर्गीकरण पढ़ा समाजशास्त्रीय आधार पर। नेक्स्ट जो वर्गीकरण आता है व्यक्तित्व का वो आता है संवेगात्मक आधार पर। व्यक्तित्व का चौथा वर्गीकरण है संवेगात्मक आधार पर। संवेगों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किया है हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस, इन्होंने संवेगों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और 4 प्रकार बताए। संवेगों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। पहला बताया कफ प्रवृत्ति वाले, दूसरा बताया काले पित्त वाले, तीसरा बताया पीले पित्त वाले, और चौथा बताया अधिक रक्त वाले। इनको नाम दिया उन्होंने सेंजीनी, है ना। ठीक है, कफ प्रवृत्ति, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और अधिक रक्त वाले। कफ प्रवृत्ति में इन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो चुस्त हो परंतु चिड़चिड़े हो। चुस्त मतलब यानी वो शरीर उनका मजबूत होता है। शरीर कैसा होता है? मजबूत होता है, वो शक्तिशाली होते हैं, लेकिन संवेगात्मक रूप से बहुत ही कमजोर होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, हर बात पर चिढ़ने लग जाते हैं। यानी इनकी विशेषता क्या बताई कि चुस्त होते हैं, चुस्त एवं चिड़चिड़े। चुस्त एवं चिड़चिड़े, इसका मतलब हो जाएगा कि शारीरिक रूप से तो शक्तिशाली, शारीरिक रूप से मजबूत, किंतु
संवेगात्मक रूप से कमजोर, संवेगात्मक रूप से कमजोर। ठीक है, ये कौन से व्यक्तित्व की विशेषता है? कफ प्रवृत्ति वाले। चुस्त होते हैं यानी शरीर स्वास्थ्य इनका अच्छा होता है, लेकिन हर बात पे चिढ़ने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं। कफ प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा करते हैं। दूसरा बताया इन्होंने काले पित्त वाले, ये जो होते हैं शक्तिहीन व दुखी होते हैं। इनकी विशेषता क्या बताई कि शक्तिहीन होते हैं व दुखी होते हैं। मतलब ये है कि शक्ति भी नहीं होती इनमें, शारीरिक स्वास्थ्य भी इनका अच्छा नहीं होता, और दुखी होते हैं मतलब संवेगात्मक रूप से भी अच्छे नहीं, संवेगात्मक रूप भी इनका अच्छा नहीं होता, हर बात में दुखी हो जाते हैं, खुश कभी नहीं रहते। यानी इनकी जो विशेषता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? शारीरिक रूप से भी कमजोर, शारीरिक रूप से भी कमजोर तथा संवेगात्मक रूप से भी कमजोर, संवेगात्मक रूप से भी कमजोर। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा न हो और संवेगात्मक रूप से भी जो कमजोर हो वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे? काले पित्त वाले। ठीक है, तीसरा नंबर पे इन्होंने बताया पीले पित्त वाले, और पीले पित्त वालों में इन्होंने बताया कि जो सुस्त होते हैं और आनंद युक्त होते हैं। मतलब सुस्त एवं आनंद युक्त, ये इनकी विशेषता है, आनंद युक्त। देखो हमने जो पहला वर्गीकरण पढ़ा था इसमें क्या देखा? कफ प्रवृत्ति वाले, चुस्त एवं चिड़चिड़े। इसका उल्टा है सुस्त एवं आनंद युक्त। यहाँ पर क्या हो रहा था? चुस्त का मतलब जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और सुस्त का मतलब होता है जो शारीरिक रूप से कमजोर हो, है ना। सुस्त सुस्त रहते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर। लेकिन आनंद युक्त यहाँ पर बताया था कि चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। यहाँ पर क्या बताया? आनंद युक्त यानी सदैव खुश रहते हैं। यानी क्या हो जाएगा? शारीरिक रूप से कमजोर एवं संवेगात्मक रूप से स्वस्थ, संवेगात्मक रूप से मजबूत, ऐसा हो जाएगा। कौन से प्रवृत्ति वाले? पीले पित्त वाले शारीरिक रूप से तो कमजोर होते हैं लेकिन संवेगों के रूप से मजबूत होते हैं, सदैव खुश रहने वाले होते हैं। जबकि इन्होंने अधिक रक्त वाले में बताया कि ऐसे व्यक्ति जो आशावादी व मेहनती होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आशावादी होते हैं वह मेहनती होते हैं। मेहनत वो ही कर सकता है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और आशावादी वो ही व्यक्ति हो सकता है जो संवेगात्मक रूप से मजबूत हो। यानी इनमें दोनों विशेषताएं हमें देखने को मिली कि संवेगात्मक रूप से भी मजबूत है ये व्यक्ति, संवेगात्मक व शारीरिक रूप से मजबूत। आप यहाँ देख रहे हो कि पहले इसमें क्या बताया कि शारीरिक रूप से तो मजबूत है लेकिन संवेगात्मक रूप से कमजोर। दूसरे में क्या बताया कि शारीरिक और संवेगात्मक दोनों ही रूप से कमजोर है। तीसरे में बताया कि शारीरिक रूप से तो कमजोर है लेकिन संवेगात्मक रूप से मजबूत है। और चौथे में क्या बताया कि दोनों ही रूप से यानी आशावादी भी है और मेहनत भी है, यानी संवेगात्मक वर्गीकरण भी उसका अच्छा है और शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका अच्छा है। तो आप देख रहे हो कि इनमें से सबसे अच्छा वर्गीकरण कौन सा माना जाएगा? तो वो होगा अधिक रक्त वाले, जिनको हम सेंजेनिक कहते हैं। ठीक है, अधिक रक्त वाले जो व्यक्ति होंगे उनका जो वर्गीकरण होगा वो सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, ये चौथा वर्गीकरण था इस हिप्पोक्रेटस के आधार पर। आगे हम देखते हैं शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। पांचवा वर्गीकरण आता है शरीर रचना के आधार पर। शरीर रचना का मतलब कि आपका शरीर किस प्रकार का है। यदि आपका गोल शरीर है तो आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, यदि आपका लंबा शरीर है तो आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका जो शरीर है वो यदि छोटा है मतलब गोल भी है और छोटा है, ज़्यादा लंबाई नहीं है, तो फिर आप कौन से व्यक्तित्व में आओगे। तो इस आधार पर दो लोगों ने इसका वर्गीकरण किया। शरीर रचना के आधार पर दो व्यक्तियों ने, पहला नाम हमें मिलता है शेल्डन तथा दूसरा नाम मिलता है क्रेशमर। शेल्डन और क्रेशमर ये दो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया।
ठीक है। अब देखो एक इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया दोनों का सेम है, केवल शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए और क्रेशमैन ने 4 बताए। 3 तक दोनों में सेम है, केवल अंतर इतना सा है कि इनके जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण होगा उनके पीछे हमें काय शब्द मिलेगा, सॉरी कार शब्द मिलेगा। शेल्डन के व्यक्तित्व में हमें कार शब्द मिलेगा, जबकि क्रेशमर के व्यक्तित्व के वर्गीकरण में काय शब्द मिलेगा। इतना सा हमें ध्यान रखना है कि दोनों के व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है, इनके व्यक्तित्व के वर्गीकरण में सेम विशेषताएं हैं, केवल नाम का अंतर है। और इनके नाम के पीछे क्या मिलेगा? कार, और इनके नाम के पीछे काय। ठीक है, तो शेल्डन का देखते हैं हम। इन्होंने बताया पहला गोलाकार। गोलाकार, हम क्या देख रहे हैं कि इनके पीछे क्या मिलेगा? कार, तो यहाँ पर क्या आया? कार, गोलाकार। और इंग्लिश में कहें तो इसे कहते हैं एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक, ठीक है। जबकि इसी को क्रेशमर ने क्या नाम दिया? गोलकाई। गोलकाई, ठीक है। इन्होंने बताया गोलाकार और इन्होंने बताया गोलकाई या फिर स्थूलकाई, इसी को कहा जाता है स्थूलकाई। और इन्होंने कहा कि इसमें जो व्यक्ति आते हैं वो पिकनिक प्रकार के व्यक्ति आते हैं, पिकनिक, ठीक है। जिन्हें मनोरंजन ज़्यादा पसंद हो, घूमना, हंसमुख जो व्यक्ति रहते हैं ना, वो उन्हें पिकनिक प्रकार के व्यक्ति कहते हैं। पहले इनके नाम हम देख लेते हैं, फिर विशेषताएं देखेंगे। इन गोलाकार और गोलकाय जो व्यक्ति होते हैं उनमें सेम विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे विशेषताएं। शेल्डन और क्रेशमर ने बताया कि जो व्यक्ति गोलाकार या गोलकाय होते हैं वो छोटे होते हैं। कैसी विशेषता होती है कि छोटे होते हैं, उनका कद ज़्यादा लंबा नहीं होता। छोटे तो होते हैं लेकिन मोटे होते हैं, है ना। मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, और गोल गोल उनका शरीर होता है, गोल, छोटे मोटे गोल, तथा कोमल होते हैं। ऐसा कहना है इनका कि कोमल होते हैं, उनका शरीर बहुत कोमल होता है। और आलसी होते हैं, आलसी होते हैं, आराम पसंद होते हैं, आराम पसंद, इनको ज़्यादा कार्य करना पसंद नहीं है, आलसी होते हैं, आराम ज़्यादा पसंद करते हैं। और कैसे होते हैं? भोजन प्रिय होते हैं, भोजन चाहिए इनको, इसीलिए तो मोटे होते हैं और इसीलिए आलसी होते हैं। ये भोजन प्रिय, भोजन इनको सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। कौन से लोगों को? गोलाकार लोगों को। और कैसे होते हैं? हंसमुख होते हैं, सदैव इनका चेहरा हंसता हुआ हमें दिखाई देता है, हंसमुख। तथा मिलनसार, मिलनसार इसका मतलब होता है कि सभी से अच्छा व्यवहार कर लेते हैं, सभी से बातें कर लेते हैं, मिलनसार का मतलब होता है। ये कौन सी विशेषता हो गई? गोलाकार या गोलकाई की, दोनों की सेम विशेषता है, गोलकाई या गोलाकार। कोमल, छोटे मोटे, गोल, आलसी, आराम पसंद, भोजन पसंद करने वाले, हंसमुख तथा मिलनसार। दूसरा व्यक्तित्व इन्होंने बताया आयताकार। आयताकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिजोमार्फिक। मिजोमार्फिक, ठीक है। आयताकार किसने बताया? शेल्डन ने। जबकि क्रेशमर ने इन्हें बताया पुष्टकाय या सुडोलकाय। पुष्टकाय या सुडोलकाय। देखो, इसका मतलब होता है कि जिसका शरीर मजबूत हो, सुडोल हो, पुष्ट हष्टपुष्ट हो, और जो शक्तिशाली हो और आशावादी हो, हर काम में आशा रखता हो कि हाँ ऐसा होगा, कार्य करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। साहसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धीरज रखते हैं। कौन सी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति? आयताकार प्रवृत्ति वाले व्यक्ति या पुष्टकाय प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। तो इनकी जो विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी शक्तिशाली होते हैं, साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ठीक है। शक्तिशाली, साहसी, धैर्यवान। और ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने किस में रखा? खिलाड़ी प्रवृत्ति में। यानी एक खिलाड़ी जो होता है उसमें ये सारे गुण होते हैं। खिलाड़ी में शक्तिशाली भी होता है, वो मजबूत शरीर होता है, साहसी होता है, धैर्यवान होता है। ऐसा नहीं कि एक खेल हार गया तो खेल खेलना बंद कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आशावादी होते हैं। क्या विशेषता होती है इनकी? आशावादी होते हैं। ये हो गए मिजोमार्फिक यानी आयताकार प्रवृत्ति वाले लोग। तीसरे नंबर पर आता है लंबाकार। लंबाकार यानी एक्टोमार्फिक।
लंबाकार में आ जाएगा एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, इसी को क्रेशमर ने नाम दिया। इन्होंने लंबाकार बताया और इन्होंने लंबाकाय बताया, लंबाकाय या कृशकाय। कृशकाय यानी ऐसे व्यक्ति जो बहुत दुबले पतले होते हैं, कमजोर होते हैं और लंबे होते हैं। लंबे तो होते हैं लेकिन शरीर कैसा होता है, दुबला पतला होता है, कमजोर होता है, निराशावादी होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, सदैव चिंता में रहते हैं, यानी तनाव में, जिनको टेंशन रहती है हर समय। विशेषता क्या हो जाएगी, लंबे पतले दुबले शक्तिहीन तनावग्रस्त चिंतित। ठीक है, लंबे पतले दुबले शक्तिहीन तनावग्रस्त चिंतित तथा निराशावादी, आशा नहीं रखते ये हर काम में, निराशावादी होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति वाले लोग, लंबाकाय या कृशकाय प्रवृत्ति वाले लोग। ठीक है, देखो ये तीनों की तीन नामों की सेम विशेषता है। गोलाकार जो किसने बताया, शेल्डन ने, गोलकाय क्रेशमर ने। इनकी दोनों की विशेषता क्या है, सेम है, जो यहाँ पर लिखी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आयताकार। जैसी प्रवृत्ति आयताकार की होती है वैसे ही किनकी होती है, पुष्टकाय वालों। ठीक है, जैसी लंबाकार की विशेषता होती है वैसे ही कृशकाय या लंबकाय की होती है। ठीक है, दोनों के सेम हैं, लेकिन क्रेशमर ने एक और प्रकार बताया जिसे कहा जाता है मिश्रित काय। मिश्रित काय या इंग्लिश में कह सकते हैं डाईप्लास्टिक। मिश्रित काय प्रवृत्ति के लोगों को इन्होंने कहा डाईप्लास्टिक, और इन्होंने इसमें किन को रखा कि ऐसा व्यक्ति जिसमें उपर्युक्त तीनों विशेषताएं पाई जाती हो। यानी उसमें थोड़ी विशेषता, यानी वो आलसी भी हो सकता है वो आलसी के साथ में आशावादी हो सकता है वो आशावादी हो लेकिन शक्तिहीन हो। ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति जिसमें ये तीनों ही विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, वो कौन सा व्यक्ति कहलाएगा, डाईप्लास्टिक व्यक्ति। यहाँ आ जाएगा उपर्युक्त तीनों विशेषताएं। ठीक है, ये किसका वर्गीकरण हमने देखा, शरीर रचना के आधार पर क्रेशमर तथा शेल्डन का वर्गीकरण हमने देखा। अब दो छोटे छोटे और वर्गीकरण हैं, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। पांच वर्गीकरण हमने देखे, छठा जो वर्गीकरण आता है वो है आधुनिक वर्गीकरण। छठे नंबर पर आता है आधुनिक वर्गीकरण, यानी व्यक्तित्व का वर्तमान में कौन सा वर्गीकरण चल रहा है, आधुनिक समय में व्यक्तित्व का कौन सा वर्गीकरण है। तो वो है, तीन प्रकार है आधुनिक समय में व्यक्तित्व के। पहला है भावुक, दूसरा है विचारशील, तीसरा है कर्मशील। आधुनिक समय में व्यक्तित्व का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है, भावुक, कर्मशील और विचारशील। देखो, जो व्यक्ति बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता है, यदि उसके सामने कोई गिड़गिड़ा जाए तो उसको दया आ जाती है ना, और कोई गुस्सा कर ले तो वापस गुस्सा आ जाता है, यानी जो बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाता है वो जो व्यक्ति कहलाएगा भावुक। और जो विचारशील होता है, यानी हर समय चिंता करता रहता है, विचार करता रहता है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, विचारशील व्यक्तित्व। तीसरे नंबर पे आता है कर्मशील, यानी ऐसा व्यक्ति जो केवल कार्य करना पसंद करता है, कर्म प्रधान व्यक्ति क्या कहलाएगा, कर्मशील व्यक्ति। ठीक है, ये आधुनिक समय में व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। नेक्स्ट वर्गीकरण आता है बुद्धि लब्धि के आधार पर। बुद्धि लब्धि के आधार पर जब हमने बुद्धि पढ़ी थी तो वहां पर देखा था कि टर्मन ने बुद्धि लब्धि के कुछ प्रकार बताए हैं कि 0 से 25 यदि किसी का IQ रहा तो वो कौन से इसमें आएगा। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किसने किया, टर्मन ने, है ना। और वहां हमने देखा था कि उन्होंने बुद्धि लब्धि के आधार पर 9 प्रकार बताए थे व्यक्ति के। पहला बताया था उन्होंने मूड, ठीक है, सॉरी जड़, पहला जड़, दूसरा मूड, तीसरा बताया था उन्होंने मूर्ख,
मूर्ख, चौथा मंद, पांचवा पिछड़ा, पिछड़ी बुद्धि जिसे हम कहते हैं, छठा औसत, सातवां बताया था उच्च बुद्धि या जिसे हम प्रखर बुद्धि भी कहते हैं, आठवां बताया था अति उच्च या अति प्रखर। इसके अंतर आता है सृजनात्मक। सृजनात्मक जो बालक होता है वो अति उच्च बुद्धि में आता है। और नवा प्रकार बताया था उन्होंने प्रतिभाशाली, जिसका IQ 140 से ऊपर हो वो क्या कहलाता है, प्रतिभाशाली। ऐसा हमने बुद्धि लब्धि जब पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ा। ठीक है, बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, टर्मन ने। और व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 9 प्रकार बताए। ठीक है, ये हमने क्या देखा, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।